मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबने बहुत सारी बातें पहले वक्ताओं ने कही सुनी। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है, जब हम महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं तो उसके पीछे जो हमारे पुरखे मनाते आए, हम मनाते आ रहे हैं, हमारी जो ये परंपरा है, इस परंपरा का आधार ये है कि कम से कम अगर हम साल भर ना भी पढ़ें तो जब उनकी जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है तो हम एक बार ये जानें कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया। जब तक युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों के बलिदान और कार्यों से जागरूक नहीं होगी, उनको नहीं जानेगी, तब तक हम बेहतर न वर्तमान का निर्माण कर सकते हैं न भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वर्तमान और भविष्य है, इसको हम इतिहास के आधार पर कैसे बनाएं? इस आईने में अगर हम सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, आप कोई थर्ड ईयर में होगा, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, 3 साल से आप इस मूर्ति को यहाँ देख रहे हैं। इसको देखकर आपके अंदर जज्बा तब पैदा होगा जब आप उस मूर्ति के बारे में जानेंगे। नहीं तो आप घर से लेकर कॉलेज तक जब आते हो, 1000 नहीं तो सैकड़ों मंदिर है, मस्जिद है, कई मूर्तियाँ आप देखेंगे, आपको कोई भाव पैदा नहीं होता, आप निकल के आ गए है। ये मूर्तियाँ जो लगाई जाती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं कि इनको देखकर आप इनके बारे में जानें। ये सिर्फ मूर्ति नहीं है। सुभाष चंद्र बोस वो नाम है, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में 1920 से महात्मा गांधी का युग शुरू हो गया और महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लड़ने का एक जो नायाब तरीका निकाला था वो सत्य और अहिंसा का था। आप सब उसको जानते हैं। और वो सत्य अहिंसा की मुख्य धारा थी जिसने अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन उसके साथ एक और कई धाराएं थी, क्रांतिकारियों की धाराएं थी, उग्रवादियों की धाराएं थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है इस देश के लिए वो ये है कि वे मूल रूप से कांग्रेस के सिपाही थे। उन्होंने चुनाव लड़कर 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद पाया था। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। और कांग्रेस का पद पाकर उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारी नीतियां हैं, 1938 की हम जब बात करें, 1938 में वे अध्यक्ष बने थे और वो दौर था जब अंग्रेज़ों से आज़ादी की मांग बहुत तेज़ उठ रही थी कांग्रेस में। और लोग ये कहने लगे थे कि सत्य अहिंसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज़ बढ़ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ, दुनिया में हिटलर और मुसोलिनी का आतंक है, वो सारी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं किसी भी तरह से, राष्ट्रवाद के नाम पर। ऐसे दौर में जब कांग्रेस सत्य और अहिंसा के आधार पर लड़ रही थी, सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ बहुत हद तक जवाहरलाल नेहरू और उनकी एक पूरी टीम चाहती थी कि कांग्रेस अब ऐसा रास्ता अपनाए जिसमें अंग्रेजों को सख्त जवाब दिया जा सके। और इस सख्त जवाब देने की लकीर से जीत कर आए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था आपको पता है? पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया गांधी के कैंडिडेट थे, लेकिन चुनाव जीते सुभाष चंद्र बोस। ये कांग्रेस की लोकतांत्रिक परंपरा का बहुत बड़ा उदाहरण था। और सुभाष चंद्र बोस जब चुनाव जीते तो गांधी ने एक्सेप्ट किया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी निजी हार। लेकिन गांधी का आप जानते हैं जो आंदोलन था, जो उन्होंने इस देश की सारी जनता को आंदोलन में शामिल किया था, इस देश में जो जागृति वो लाए थे, और सुभाष चंद्र बोस भी उनका उतना ही सम्मान करते थे। परिणाम स्वरूप गांधी के विचारों से तालमेल न बैठ पाने के कारण कांग्रेस में होते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक नया संगठन कांग्रेस के अंदर बनाया था। और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद जैसे स्थितियां बदली,
और जापान जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, जापान जो फांसीवादी ताकतों के साथ था, हिटलर और मुसोलिनी के साथ, जब वो आगे बढ़ रहा था तो सुभाष बोस ने जेल से, आप सब ने ये कहानी किस्से सुने हैं, मैं इनको रिपीट करके आपका वक्त जाया नहीं करना चाहती, कि किस तरह से वे नज़रबंदी से फरार हुए हिंदुस्तान से और विदेशों में जाकर उन्होंने वो आज़ाद हिंद फौज, जिसे आप सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने जिसकी स्थापना की थी, उसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया, संगठन अपने हाथ में लिया, और मोजिटो और कुछ ऐसा नाम है, जिस एक नकली नाम से वे हिटलर से मिले, और यही गांधी और नेहरू का मतभेद था। गांधी कहते थे कि हमें फासिस्टवादी ताकतों से नहीं मिलना है, क्योंकि वे आगे जाकर मानवता का नुकसान करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अभी हमारी ज़रूरत जो है वो ये है कि हम किसी भी ताकत से मिलें, लेकिन अंग्रेज़ों को बाहर निकालें। तो ये जो सैद्धांतिक लड़ाई थी, इस लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और शायद आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने वो काम किया जो 1857 में नहीं हो सका। उन्होंने अपनी सेना में एक महिला बटालियन का गठन किया। आप किसी एक महिला का नाम बता सकते हैं उसमें से? शायद लक्ष्मी स्वामीनाथन। वेरी गुड, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल की एक बटालियन थी, बहुत सारी बटालियन बनाई, और महिलाएं जो गांधी के नेतृत्व में काम कर रही थी वो, और ये फौज कहाँ से बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने ये फौज बनाई जो भारतीय अंग्रेज़ों की लीडरशिप में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, और जो हार कर जिनको जापान ने बंदी बना लिया था, उनमें से निकाल कर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो कल्पना कर पाएंगे कि कितना बड़ा चैलेंज था। ऐसा नहीं था कि आज कोई खड़ा हो और कहे कि चलो एक रैली निकालनी है तो 150 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। विदेशों में भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा कर उन्होंने जो फौज बनाई वो लड़ी। वे मुसोलिनी से मिले, हिटलर से, इसलिए कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को आज़ाद करें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई कितनी भी राजनीति होते हुए भी वो राजनीति घृणा की राजनीति नहीं थी, आपसी टक्कर की राजनीति नहीं थी, दुश्मनी की राजनीति नहीं थी, वो आपसी प्रेम की राजनीति थी। यही कारण है कि जब सुभाष बोस ने समानांतर सरकार बनाई और रंगून से रेडियो पर इस देश को संबोधित किया, तो वे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा, फादर ऑफ द नेशन। और जब ये लड़ाई हार गए, जापान को पीछे हटना पड़ा, जापान से समझौता भी सुभाष चंद्र बोस का टूटा, और जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को कैद कर लिया अंग्रेज़ों ने और यहाँ उन पर मुकदमे चलाए गए, तो शायद आपको पता होगा, नहीं होगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाल किले में जब इन पर मुकदमा चला तो जवाहरलाल नेहरू, जो उस ज़माने के बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को मुक्त कराने के लिए वकालत की, लड़ाई लड़ी। तो ये जो हमारी आज़ादी है ये बड़ी अनोखी है। लोगों ने बड़े त्याग बलिदान से मिलकर, वैचारिक आधार कुछ भी हो, सोच भले ही अलग हो, लेकिन सब ने मिलकर ये जो आज़ादी हासिल की थी, इस आज़ादी को लंबे समय तक, आज हम भले ही अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रभक्ति क्या है? अभी अरविंद ने कहा कि हमको राष्ट्रवादी होना चाहिए। ये राष्ट्रवादी होना क्या है? ये राष्ट्रवादी होना ये है कि अब तो हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ना, हम आज़ाद हो गए। अब राष्ट्रभक्ति ये है कि हमारे देशवासियों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनको हम उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें, और हम जहाँ जिस जगह पे हैं वहाँ अपना काम पूरी निष्ठा से करें। अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, तो आप खुद अपने अंदर झांको कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। कहीं आप 1 वीक सीरीज़ के चक्कर में तो नहीं हो, कहीं आप पासबुक के चक्कर में नहीं हो, तो उनसे मुक्त होकर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, इन महापुरुषों को पढ़ेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, सोशल मीडिया से बाहर निकलकर, सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेज चल जाते हैं और वो ऐसे चलते हैं जैसे वही इतिहास है।
तो इतिहास के साथ जो धोखाधड़ी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया कर रहा है, उससे बचकर असली हिंदुस्तान का इतिहास जानने के लिए आप कुछ भी समय निकालकर किताबें पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें, तो वो आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप में भी एक जज्बा पैदा होगा कि हाँ, हम ऐसे पुरखों की संतानें हैं, वंशज हैं, तो हमको अपने देश को एक बड़ा चरित्र बनाकर बहुत आगे ले जाना है। अगर ये सब हम कर पाए तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज इस आयोजन के लिए एनएसएस की पूरी इकाई ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।